हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पैसे की बात में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक के प्राइवेटाइजेशन के बारे में। अभी हाल में ही एक न्यूज निकल के आई संडे के दिन, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उससे 2 दिन पहले, कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक का प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है। तो हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या ये ऑथेंटिक न्यूज है, क्या गवर्नमेंट ने कहा है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक का प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है, या फिर एक फेक न्यूज है। देखो, इसकी रिपोर्टिंग सबसे पहले की थी CNBC आवाज ने। आप इसके यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो, वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगा। बाकी यदि आप इसके आर्टिकल देखोगे CNBC टीवी का, तो यहां पे लिखा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इंडियन ओवरसीज बैंक शॉर्ट लिस्टेड फॉर डिसइन्वेस्टमेंट। और यहां पे कह दिया है इन्होंने रिपोर्ट, मतलब सूत्रों के हवाले से खबर निकल के आई है। अभी गवर्नमेंट ने कंफर्म नहीं किया है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक का प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है। और अभी हाल में ही RTA में भी यह साबित हो गया कि अभी तक नीति आयोग ने रिकमेंडेशन नहीं दिया है कि इन बैंकों का अभी प्राइवेटाइजेशन आप करो। अभी तक ना ही नीति आयोग ने कंफर्म किया है, ना ही गवर्नमेंट ने किया है। बस ये सिर्फ रूमर्स चल रहे हैं कि इन बैंकों का प्राइवेटाइजेशन होगा, इन बैंकों का प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। देखो, कौन से बैंक का प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है इसका पता तब चलेगा जब संसद भवन अपना एक्टिव होगा, जब वहां पे मानसून सत्र अपना एक्टिव होगा। उस टाइम क्या होगा कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में सबसे पहले बदलाव किया जाएगा, ताकि गवर्नमेंट अपना 51% का स्टेक बेच सके। अभी की डेट में गवर्नमेंट के पास में ये अधिकार नहीं है कि ये अपना 51% स्टेक, मतलब अपना ऑनरशिप, किसी प्राइवेट प्लेयर्स को या फिर किसी अदर्स को ये ट्रांसफर कर सके। तो सबसे पहले बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में बदलाव होगा, इसके बाद में फिर बैंकिंग लॉ में बदलाव किया जाएगा। जैसे कि अभी कोई भी बैंक यदि ओपन करता है तो उनको मिनिमम 40% का स्टेक रखना पड़ेगा, और 10 साल के बाद में कम करके इसको 26% करना पड़ेगा। मतलब 26% से ज्यादा कोई भी प्राइवेट प्लेयर स्टेक नहीं रख सकता बैंकों के अंदर में। यदि आप ICICI बैंक का देखोगे तो ICICI बैंक में भी कोई भी प्रमोटर्स नहीं है, और HDFC बैंक का यदि आप देखोगे तो HDFC ग्रुप का 26% से कम का हिस्सेदारी है वहां पे, और बाकी अन्य लोगों का पैसा वहां पे लगा हुआ है। खैर, जो ये वाला जो चीजें हैं इसको थोड़ा सा गवर्नमेंट और लूज कर सकती है, लेकिन मेन यहाँ पे गवर्नमेंट का टारगेट रहेगा कि ये अपने रेगुलेशन एक्ट में बदलाव करे, और ये अपना ऑनरशिप ट्रांसफर करने वाला जो एक्ट है उसको परिवर्तन करके ये ऐसा कर सके कि अपना 51% स्टेक अपना बेच सके। बाकी अभी जितने भी मीटिंग्स होंगे, जैसे अभी 30 जून को मीटिंग होने वाला है, तो वो केवल सीक्रेट मीटिंग होगा, और बाकी इसका मतलब कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं आएगा। केवल आपको सूत्रों के हवाले से ही पता चलेगा कि इन बैंकों का प्राइवेटाइजेशन होने वाला है, उन बैंकों का प्राइवेटाइजेशन होने वाला है। तो क्या ये न्यूज फेक है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक का प्राइवेटाइजेशन नहीं हो सकता? देखो, ये न्यूज फेक भी नहीं है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक का भी प्राइवेटाइजेशन हो सकता है। देखो, मैंने पिछले अपने 1 सप्ताह पहले अभी वीडियो बनाया था जहां पे मैंने कहा था कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का प्राइवेटाइजेशन हो सकता है, बिकॉज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच नेटवर्क काफी बड़ा है। मतलब लगभग एक प्राइवेट बैंक जैसे आपका एक्सिस बैंक हो गया, ICICI और HDFC बैंक हो गया, इनके ब्रांच नेटवर्क के लगभग बराबर में इस बैंक का ब्रांच नेटवर्क है, और इसका मार्केट कैप भी कम है। तो जो भी यहाँ पे खरीदार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को खरीदेगा वो फायदे में रहेगा, क्योंकि इतना बड़ा ब्रांच नेटवर्क उसको मिल जाएगा सस्ते दाम पे। तो बिल्कुल यहाँ पे सेंट्रल बैंक का प्राइवेटाइजेशन हो सकता है। उसी प्रकार से यदि हम बात करते हैं तो इंडियन ओवरसीज बैंक का, तो देखो इंडियन ओवरसीज बैंक का प्राइवेटाइजेशन, देखो ये तो कंफर्म है कि इंडियन ओवरसीज बैंक का समझ जाओ कि आप प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे खरीदार को भी यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि इसका भी ब्रांच नेटवर्क काफी बड़ा है। 3254 इसके ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया में, और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन तो थोड़ा सा हाई है इसका। सभी बैंकों में जितने भी अभी शॉर्ट लिस्टेड है, मतलब प्राइवेटाइजेशन के लिए, उनमें सबसे ज्यादा यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा यहाँ पे हाई है इसका इंडियन ओवरसीज बैंक का, और इसका PB रेशियो भी सबसे ज्यादा हाई है। मतलब कि यहाँ पे गवर्नमेंट यदि इंडियन ओवरसीज बैंक को बेचती है तो सबसे ज्यादा यहाँ पे इंडियन ओवरसीज बैंक में गवर्नमेंट को यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है, बिकॉज इसका PB रेशियो है 2.76%, और PB रेशियो का मतलब होता है प्राइस टू बुक रेशियो। और बिल्कुल यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक का प्राइवेटाइजेशन हो सकता है। और जब से ये न्यूज निकल के आई है ना कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तब से इनका जो शेयर प्राइस है वो काफी इंक्रीज हो रहा है। लगभग 20% से ऊपर इनका शेयर प्राइस बढ़ गया है। और यदि आप मार्केट कैपिटलाइजेशन भी देखोगे तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बढ़ गया और PB रेशियो भी इसका बढ़ गया है।
यही मैं यदि एक महीना पहले मैंने जब बैंक प्राइवेटाइजेशन के बारे में जब वीडियो बनाया था तो उसका मैं आपको चार्ट दिखाता हूं। ये आप देख सकते हो, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि कौन से 2 बैंक प्राइवेटाइज हो सकते हैं, उसको लगभग 60,000 लोगों ने देखा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका जो पीबी रेशियो है 0.32%। और अभी के डेट में यदि आप पीबी रेशियो देखोगे एक महीने के बाद में, तो इसका पीबी रेशियो है 0.83%। और उसी प्रकार से मार्केट कैपिटलाइजेशन भी देखोगे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन भी शेयर प्राइसेस के इंक्रीज होने के बाद में बढ़ गया। अब देखो, मैंने 1 वीक पहले ही वीडियो बनाया था सेंट्रल बैंक के प्राइवेटाइजेशन के बारे में। आप 2-3 वीडियो पहले का आप यदि देखोगे तो आपको सेंट्रल बैंक का प्राइवेटाइजेशन का आपको वीडियो मिल जाएगा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का क्यों प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए। तो उस टाइम जो मैंने मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका बताया था, ये आप देख सकते हो 18,577 करोड़ का। और अभी इनका मार्केट कैप बढ़ के हो गया है 21,875 करोड़ रुपए। और बिल्कुल यदि गवर्नमेंट ने अभी नहीं भी सोचा होगा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का हम प्राइवेटाइजेशन करेंगे, तो इसको देख के यहाँ पे गवर्नमेंट सोच भी सकती है कि हाँ चलो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का प्राइवेटाइजेशन इजीली किया जा सकता है। और यदि आप इन दोनों बैंक के ब्रांच नेटवर्क में भी देखोगे तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक के आपको ब्रांचेस 2nd और 3rd में आपको दिखेंगे। और एक चीज, जैसे आप बोलते हो कि नेशनलाइज बैंक ग्रामीण इलाके में अपने सर्विसेज देते हैं, देखो ग्रामीण इलाके में बिल्कुल सर्विसेज देते हैं, लेकिन इनके सारे ब्रांच ग्रामीण इलाके में नहीं होते। हाँ, इन सभी बैंकों में आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मान सकते हो कि थोड़े बहुत इसके ब्रांचेस आपको ग्रामीण इलाके में देखने को मिलेंगे। बाकी सभी के सभी जितने भी बैंक है, जितने भी नेशनलाइज बैंक है, वो सारे के सारे वो आपको सिटी एरिया में ही आपको सर्विस करते हुए मिलेंगे। जैसे कि मैं आपको आरबीआई का आपको डाटा दिखाता हूं। ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे आरबीआई का डाटा टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रांचेस दिए गए हैं कि रूरल एरिया में कितने हैं, कौन से बैंक के, सेमी अर्बन इलाके में कितने हैं, अर्बन इलाके में कितने हैं, मेट्रो सिटी में कितने हैं। वहीं यदि आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जैसे देखोगे तो इसके टोटल 4,000 कुछ ब्रांचेस है, 4,651 ब्रांचेस है। और इसके रूरल एरिया में मात्र 1,606 ब्रांचेस हैं। इसके बाद में फिर सेमी अर्बन इलाके में है 1,336 ब्रांचेस। इसके अलावा अर्बन इलाके में है इसके 819 ब्रांचेस। इसके बाद में फिर मेट्रो सिटी में 890 ब्रांचेस। चलो ठीक है, रूरल एरिया में हमने मान लिया कि 1,606 ब्रांचेस हैं। लेकिन वहीं यदि आप जैसे आप बोलते हो कि प्राइवेट बैंक के रूरल एरिया में ब्रांचेस नहीं होते, तो ये आप देख लो, बंधन बैंक के 1,500 कुछ ब्रांचेस है। वैसे बंधन बैंक तो बना ही है ग्रामीण इलाके में सर्विसेज अपना देने के लिए। खैर, इसके अलावा यदि आप देख लो एचडीएफसी बैंक के 1,009 ब्रांचेस हैं। इसके बाद में फिर आप देखोगे आईसीआईसीआई बैंक के तो 1,099 ब्रांचेस हैं। देखो, ये जो ब्रांचेस हैं, चाहे प्राइवेट बैंक हो चाहे सरकारी बैंक हो, कहने के लिए ये रूरल एरिया में है, लेकिन ये असल में सिटी एरिया में ही सर्विस देते हैं। अब जैसे मैं जहां पे रहता हूं वो है सिटी एरिया में आता है, नगर पालिका में आता है। लेकिन यदि मैं 1 किलोमीटर दूर जाऊं अपने ही सिटी से, 1 किलोमीटर बस, ज्यादा नहीं, 1 किलोमीटर बस दूर जाना है, इसके बाद में रूरल एरिया चालू हो जाता है। तो बैंक क्या करते हैं, सिटी से लगे हुए जो एरिया होते हैं वहां पे अपना जाके ब्रांचेस ओपन करते हैं ताकि ये रूरल एरिया में आ सके। क्योंकि आरबीआई का एक रूल है कि कुछ परसेंटेज आपको ब्रांच अपना रूरल एरिया में भी खोलना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो बैंक है ये रूरल एरिया में खोलते हैं। और रूरल एरिया में कौन सा बैंक सर्विस दे रहा है? रूरल एरिया में जो स्टेट के जो ग्रामीण बैंक होते हैं वही केवल सर्विस दे रहे हैं। नेशनलाइज बैंक आपको सर्विस देते हुए बहुत कम मिलेंगे, रेयर केस में आपको मिलेंगे। कुछ कुछ बैंकों के आपको ब्रांचेस मिलेंगे, लेकिन ज्यादातर आपको जो ब्रांच है वो आपके ग्रामीण बैंक में मिलेंगे। भले स्पॉन्सर्ड बाय ये जो नेशनलाइज बैंक है ये हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट इनका ब्रांचेस आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। यदि आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा है तो मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे जो विदेशी बैंक है उनका आपको डाटा दिखा रहा हूं। सबसे पहले आप देख लो, यहाँ पे डीबीएस बैंक का मैं आपको डाटा दिखा रहा हूं। यहाँ पे आप यदि टोटल इसके डीबीएस बैंक का यदि आप टोटल ब्रांच यहाँ पे देखोगे तो टोटल ब्रांच है ऑल ओवर इंडिया में 34 ब्रांच, ठीक है। मेट्रो सिटी में है इसके 21 ब्रांचेस, अर्बन में 3 है, सेमी अर्बन में 2 ब्रांचेस हैं, और रूरल एरिया में इसके भी हैं 8 ब्रांचेस। तो ये रूरल एरिया में अपना सर्विस नहीं दे रहा है। कोई भी विदेशी बैंक आपको रूरल एरिया में सर्विस देते नहीं मिलेंगे। ये सिटी से लगे हुए जो एरिया होते हैं वहां पे जाके अपना आराम से ब्रांचेस ओपन कर सकते हैं। यदि आप सर्च करोगे डीबीएस बैंक का जो ब्रांच है दिल्ली के अंदर में, वो आपको रूरल एरिया में मिलेगा। तो बैंकों का ये फंडा है। मैंने ये चीजें इसलिए बताई क्योंकि सेंट्रल बैंक का मैंने एक वीडियो बनाया था, वहां पे कई लोगों ने कहा था कि सेंट्रल बैंक रूरल एरिया में अपना सर्विस दे रहा है, कौन इसको खरीदेगा, या फिर रूरल एरिया में सर्विस दे रहा है केवल एकमात्र बैंक है ये रूरल एरिया में सर्विस देने वाला, इसका प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। इसका जवाब आई होप आपको मिल गया होगा। तो बिल्कुल सेंट्रल बैंक ऑफ
इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक का प्राइवेटाइजेशन हो सकता है। और ये जो दोनों बैंक हैं ये अभी भी पीसी फ्रेमवर्क में हैं, जल्दी ये बाहर आ जाएंगे क्योंकि अभी हाल में ही इन्होंने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, तो जल्दी ये बाहर आ जाएंगे और प्राइवेटाइजेशन के रेस में सबसे पहले ये दोनों बैंक लगने वाले हैं। और देखो जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में यदि आप लोन भी लेने जाओगे या फिर इंडियन ओवरसीज बैंक में आप लोन भी लेने जाओगे, आपको बोलेंगे कि हाँ भाई आपको लोन मिल जाएगा, लेकिन आपको इतना घुमा देंगे कि आप खुद ही दूसरे बैंक में ट्राई करने चले जाओगे। क्योंकि पीसी फ्रेमवर्क में कोई भी बैंक यदि रहता है तो वो ना ही लोन इशू कर सकता है, हाँ कुछ जो अपने पुराने ग्राहक हैं उनको लोन देता है या फिर जिनके क्रेडिट स्कोर बढ़िया रहते हैं उनको ये लोन वगैरह प्रोवाइड करता है। बाकी नए लोगों को पीसी फ्रेमवर्क वाले बैंक लोन प्रोवाइड नहीं करते हैं और साथ में ये नए ब्रांचेस भी ओपन नहीं कर सकते हैं। और समझ जाओ कि जैसे ही पीसी फ्रेमवर्क से बाहर निकला इसके बाद में फिर ये प्राइवेटाइजेशन के रेस में लगने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मेरी बातों को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में यदि आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके आप बताइएगा। और यदि आप चाहें तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।